नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर की तह तक में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ में आज आम आदमी पार्टी की एक अहम बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर यह बैठक होगी। आपकी मीटिंग में कई विधायक भी मौजूद रहेंगे और आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। जेल से रिहाई के बाद पहली बार चंडीगढ़ पहुंचेंगे संजय सिंह। मीटिंग में सभी विधायकों को भी न्योता दिया गया है। तो वहीं वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह और संदीप पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरसिमरत कौर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं, हमारी संवाददाता। हरसिमरत, किन विषयों को लेकर यह बैठक होनी है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या कुछ खास रहने वाला है? इस बैठक में कितने बजे शुरू है? बिल्कुल नासिर जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहाइश पर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ये बैठक खास इसलिए भी बन जाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो कि अब जमानत पर हैं, तो वो लगातार अब लोकसभा चुनावों में अपनी जो शमूलियत है वो कर रहे हैं। उनका पहला दौरा है पंजाब का, यूं कहें कि जमानत के बाद यानी कि जेल से बाहर आने के बाद उनका पहला दौरा है, तो ऐसे में ये काफी अहम है। कुछ समय पहले जब पार्टी यहाँ पर ओपोजिशन में थी उस समय पंजाब के प्रभारी रह चुके हैं संजय सिंह, तो ऐसे में उनका यहाँ पर आना एक बड़ी जो बात है वो कहा जा रहा है। आपको बताएं, उनके साथ जरनैल सिंह जो कि पंजाब के प्रभारी पहले भी रहे हैं और उनके साथ साथ संदीप पाठक जो है वो भी मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए बाकी लोगों की और कौन कौन मौजूद होगा, तो ऐसे में 92 एमएलए हैं और 91 अब इनके पास रह गए हैं, तो सारे एमएलए होंगे, हल्का इंचार्ज होंगे, लोकसभा उम्मीदवार जो अभी तक अनाउंस किए जा चुके हैं उनकी भी मीटिंग जो है इसमें बुलाई गई है। दो तरह से इसे देखा जा सकता है। एक, हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर बेटी हुई है नियामत कौर, उसका नाम रखा गया है, तो कहा जा रहा है कि उससे मिलने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए भी संजय सिंह जो है वो पंजाब आ रहे हैं। तो ऐसे में मौके का फायदा जो है वो भी जरूर उठाया जाएगा। यानी कि अगर संजय सिंह पंजाब का दौरा कर रहे हैं, चंडीगढ़ में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री रिहाइश में आज पहुंचेंगे, तो ऐसे में सभी के साथ मुलाकात जो है एक जरूर की जाएगी। तो ऐसे में आपको बताया गया कि यहाँ पर विधायक, इसके अलावा हल्का इंचार्ज और लोकसभा उम्मीदवार जो है उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है और उनके साथ आज मीटिंग होनी है। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि दोपहर 1 बजे सीएम आवास में ये मीटिंग जो है वो होगी। जी अच्छा हरसिमरत, अभी हम पंजाब की बात करते हैं तो आपने कई बातों का जिक्र किया कि संजय सिंह भी पहुंच रहे हैं और वो मुख्यमंत्री की बेटी को भी आशीर्वाद देंगे, उनसे भी मिलेंगे। इसके अलावा जेल से रिहाई के बाद पहली बार चंडीगढ़ संजय सिंह पहुंचेंगे, विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में इस वक्त किस मुकाम पर नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी के एकमात्र जो सांसद थे लोकसभा के वो भी छोड़ गए। अलग अलग दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, अलग कुछ राज्यों में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर भी विपक्ष दोनों पार्टियों की तरफ से, विरोधी पार्टियों की तरफ से दोनों पार्टियों पर निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल, ये सिनेरियो जो है यहाँ पर काफी देखा जा रहा है और इसका जो सामना है, चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी हो या फिर गठबंधन में दूसरी स्टेट में जाए, इनको इसका सामना जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुलाकात की कि जिस तरह संजय सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर जिस तरह से देखा गया कि पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको जब जेल जाना पड़ा तो उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो काफी मायूस थे, तो ऐसे में उनको संभालने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत थी, जिसका मोर्चा जो है संदीप पाठक और वहां से सुनीता केजरीवाल ने संभाला। और उसके बाद लगातार देखा जा रहा था कि जिस तरह से सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उसके बाद संजय सिंह की जब रिहाई हो जाती है तो ये मोर्चा जो है संजय सिंह के कंधों पर आ गया है, तो उन्होंने अब ये मोर्चा संभाल लिया है। तो लोकसभा चुनावों में ये सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। जिस तरह से देखा गया कि सशर्त जो है जमानत मिली है संजय सिंह को, पर उसमें चुनाव प्रचार में रोक नहीं लगाई गई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ जाते तब तक जो चेहरा है वो संजय सिंह का रहेगा और वो अलग अलग लोकसभा में जाकर के अपना जो प्रचार है वो करेंगे। बताया जा रहा है कि पंजाब में वो आ गए हैं, आज मीटिंगें होगी, रणनीति तैयार होगी कि कहां पे कब कौन सा रोड शो निकाला जाएगा, किसके हक में निकाला जाएगा, और संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल भी इसमें शमूलियत करेंगी कि वो कहां पर जो है मौजूद होंगे। इसके बाद आपको बताया, जैसे गठबंधन की आपने बात की कि वहां पर
एक पंजाब को छोड़ करके बाकी सब जगह पर इनका गठबंधन जैसे नजर आ रहा है। खासतौर पर हरियाणा में एक सीट भी इनको मिली है और वहां की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी जो सीट गई है वो गठबंधन के खाते में गई है। तो ऐसे में ये देखना जरूर लाजमी रहेगा कि संजय सिंह तो जरूर यहां पर नजर आएंगे, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ स्टेज शेयर करते मुख्यमंत्री भगवंत मान हमेशा देखे जाते थे, जिस तरह दिल्ली में भी दिखाई दिए थे, तो वैसे ये चंडीगढ़ जो कि एक हिस्सा जो है वो अपने आप को पंजाब चंडीगढ़ के ऊपर हक जताता है, वहीं हरियाणा को मना कर देता है। पर इस बार हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे मुद्दों में जब बात होगी, जनता के सामने खुलकर जाएंगे, मीडिया के सामने खुलकर जाएंगे, तो आखिरकार इन बातों का क्या जवाब देंगे, ये भी जरूर देखने वाली बात रहेगी। शुक्रिया हरसिमरत इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। पौड़ी के धूमाकोट बाजार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम उनके हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर यानी 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर हुसैन भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में 5 जो सीटें हैं लोकसभा की, उन सभी सीटों पर फिलहाल बीजेपी का ही कब्जा है और बीजेपी का यह दावा है कि इस बार भी हम यहां पर सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे। तो नासिर मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता उत्तराखंड से। नासिर, अभी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उत्तराखंड का सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। वार पलटवार का दौर जारी है। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो हमने काम किए हैं जनता के लिए, उस पर जनता मोहर लगाने का काम करेगी और जनता फिर से बीजेपी के पक्ष में वोट डालेगी क्योंकि माहौल बीजेपी का है। वहीं विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि इस बार उत्तराखंड में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और इस वक्त एक और अहम खबर, हरिद्वार में बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्याकांड का आरोपी अमरजीत मुठभेड़ में ढेर हुआ है और दूसरा आरोपी अभी फरार है। एसटीएफ की टीम जांच में जुटी हुई है। डीजीपी अभिनव कुमार ने इस बात की जानकारी दी। कुछ दिन पहले बाबा तरसेम की हत्या की गई थी। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा। दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से हमलावर आए थे बाइक पर सवार होकर और उन्होंने गोली मारी थी बाबा को। वो जमीन पर गिर गए, फिर उसके बाद एक और फायर किया और फायर करने के बाद ये बदमाश फरार हो गए। अब कार्रवाई ये हुई है कि अमरजीत नाम का आरोपी मुठभेड़ में, पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नासिर, वजह क्या थी इस हत्याकांड की और क्या और भी लोग शामिल हैं इस हत्याकांड में जिनको लेकर पुलिस की तफ्तीश चल रही है? लेकिन वैसे बिल्कुल बाबा तरसेम के हत्यारों को लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और इसके कारण अभी पता नहीं चल पा रहे। हालांकि जो इसमें शामिल हैं उन लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन चूंकि जो हत्यारे हैं, 2 हत्यारे जो हत्या करके फरार हो गए थे, वो नहीं मिल रहे थे। इसको लेकर के लगातार एसटीएफ और पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही थी। पूरे उत्तराखंड में अलर्ट किया गया था। अब कल देर शाम की ये घटना है जब जो रुड़की का इलाका है, वहां पर एक भगवानपुर क्षेत्र में इमली एक गांव पड़ता है, वहां उसके नजदीक खबर होने की सूचना मिली थी कि जो हत्यारे हैं वहां पर छुपे हुए हैं। जब एसटीएफ और पुलिस, हरिद्वार पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो इन हत्यारों ने पुलिस पर फायर कर दिया। उसके बाद मुठभेड़ में जो मुख्य आरोपी है जो इस घटना में शामिल था, अमरजीत सिंह, वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। हालांकि और कौन कौन लोग शामिल है ये भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन पुलिस के हाथ क्योंकि वो जिंदा नहीं लगा है तो अभी घटना के कारणों का भी नहीं पता चल पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं या इसके जो कारण है उसको इस तरीके से पता किया जाए ताकि जो हत्याकांड है इसका पूरी तरीके से खुलासा किया जा सके। फिलहाल जो हत्यारा है वो किस मुठभेड़ में मारा गया है उसके बारे में जानकारी कर रही है एसटीएफ और पुलिस की टीम, ताकि उसके जो दूसरे साथी है उसका भी पता लगाया जा सके। शुक्रिया नासिर, आप बने रहें। आपसे कुछ और भी बात करेंगे, कुछ और खबरों पर, खबर की तह तक में जाएंगे, लेकिन उससे पहले अब एक अहम खबर मंडी लोकसभा क्षेत्र को लेकर हिमाचल प्रदेश से। मंडी लोकसभा क्षेत्र इस वक्त काफी सुर्खियों में है
हॉट सीट बन चुकी है मंडी, क्योंकि बीजेपी ने यहां से कंगना रनौत को, मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनाव के मैदान में उतारा है। और कांग्रेस की तरफ से इस बात की पूरी संभावना है कि विक्रमादित्य सिंह चुनाव के मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी की बात की जाए तो मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह हैं, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं और हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की माता हैं। लेकिन प्रतिभा सिंह फिलहाल खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। विक्रमादित्य का नाम आगे चल रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में वार पलटवार का दौर, पोस्ट वार का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को बीफ वाले बयान पर घेरा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस पर पलटवार कर रही हैं। इसी बीच कंगना रनौत की तरफ से एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया कि, और उसमें लिखा कि गौमांस और रेड मीट नहीं खाती, जिसमें उन्होंने गौमांस और रेड मीट खाने से इनकार किया। कंगना ने पोस्ट कर लिखा कि यह बहुत शर्मनाक है कि मेरे बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गौमांस की अफवाहें फैलाकर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मैंने दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के बारे में बात की है। तो वहीं विक्रमादित्य ने पोस्ट कर कंगना रनौत पर निशाना साधा था और उन्होंने लिखा था कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का पवित्र स्थल और देवभूमि है, जहां गौमांस सेवन करने वाले चुनाव लड़ रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए, खबर की तह तक में जाने के लिए और इस मुद्दे का हिमाचल की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश में गूंजेगा या फिर मंडी तक सीमित रह जाएगा, ये पोस्ट वॉर जो है, या फिर मंडी पर भी ज्यादा प्रभाव इससे नहीं पड़ने वाला, इस पर बात हम करेंगे। हमारे सहयोगी और ब्यूरो शिमला हमारे साथ जुड़ जाएंगे कुछ ही देर में, प्रदीप ठाकुर, उनसे बात करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सियासत कुछ न कुछ बातों से लगातार गर्माती रही है। पहले राज्यसभा का चुनाव, फिर कांग्रेस के बागी विधायक, फिर उन बागी विधायकों के बाद उनकी बगावत का नतीजा ये हुआ कि वो बीजेपी में चले गए। फिर जो छह सीटें हैं जहां से वो जिनको अयोग्य करार दिया गया, तो वहां पर उपचुनाव की नौबत आई। हिमाचल में एक बयान ये चला, जयराम ठाकुर ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने, कि हिमाचल में इस बार डबल खुशी मनाई जाएगी। हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे और हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे, यानी 4 जून को 2 सरकारें बनेगी। इसको लेकर भी सियासत लगातार गर्माती रही। फिर मुख्यमंत्री ने विधायकों को लेकर, जो बागी विधायक थे उनको लेकर बयान दिया कि इन्होंने पैसे लिए थे कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को लेकर। तो बागी विधायक कह रहे थे कि ये हमें बदनाम करने की कोशिश है, या तो सबूत दें या फिर हम मानहानि का केस करेंगे। और कंगना रनौत का नाम जब निकलकर सामने आया, तो कंगना रनौत जो काफी चर्चाओं में रही, पहले से बहुत मशहूर हैं, अपने बयानों को लेकर काफी चर्चाओं में रहती हैं, कई बार बेबाकी से बोल जाती हैं, और अब वो चुनाव के मैदान में है, तो उनको लेकर, उनके कुछ पुराने पोस्ट को लेकर नए सिरे से सियासत शुरू हो चुकी है। तो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो शिमला मेरे सहयोगी। प्रदीप, ये जो बयानबाजी चल रही है बीफ को लेकर, मीट को लेकर, कुछ असर पड़ने वाला है मंडी लोकसभा क्षेत्र पर? कितना प्रभावित करेगा बीजेपी को इस सीट पर ये, या फिर पब्लिक इन बातों से सरोकार नहीं रखती, कुछ और मुद्दे हैं अहम? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह की हम कह सकते हैं कि जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है उसमें सियासत हो रही है, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का कनेक्शन भी इसमें अब जुड़ रहा है। और अब गौमांस की जो बात हो रही है, बीफ की जो बात हो रही है, उसको लेकर भी सियासत अब गरमाई हुई है। हालांकि अगर कुल्लू मंडी की बात करें तो देवभूमि भी कहते हैं, देवी देवताओं का मानने वाले यहाँ पर लोग हैं, देवालय यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, और गौमांस का विरोध भी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये ट्वीट जो कंगना रनौत का, हालांकि पुराना ट्वीट है, उस ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो है गौमांस यानी बीफ नहीं खाती हूँ, मैं पूरी वेजिटेरियन हूँ, और धार्मिक एंगल जो है उन्होंने दिया था कि मैं अब धर्म पर विश्वास रखती हूँ। लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने कुछ दिन पहले ही उन पर निशाना साधा था, बिना नाम लिए उन्होंने सोशल मीडिया में किया कि जो गौमांस खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं उनको क्या चुनाव लड़ना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही थी और लिखी थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। तो कहीं ना कहीं अब सियासत इस पर जरूर गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुना रही है, और बंबर ठाकुर का देखा हमने पिछले कल बिलासपुर में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा और धार्मिक स्थलों की पवित्रता को लेकर बात कही कि ऐसे लोगों को क्या वहां जाने देना चाहिए। हालांकि कंगना का अपना ट्वीट भी इसमें आया हुआ है सोशल मीडिया में, बाकायदा उन्होंने इसमें लिखा भी कि मैंने कभी भी बीफ या रेड मीट नहीं खाया है, और जिस तरह की बातें मेरे बारे में कही जा रही है, अफवाहें फैलाने की कोशिश हो रही
उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में उनके जो पुराने जो ट्वीट्स हैं उस वक्त के, वो वायरल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार जो धार्मिक विचारधारा रखते हैं उनको उससे ठेस दूर पहुंचती है। और इस तरह की बातें कहने से कि इसको खाने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं इसमें जो है इसका असर है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये मुद्दा बन गया है और इस पर सवाल शुरू हो गए हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जब कंगना मुंबई से वापस यहाँ लौटेगी, प्रचार की कमान फिर से संभालेगी, तो अपना पक्ष लोगों के बीच में क्या रखती है और जो मुद्दा ये गरमाया हुआ है इसको लेकर वो अपनी क्या बात है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विक्रमादित्य सिंह इस मुद्दे को लेकर लगातार उन पर कटाक्ष करते आए हैं और अभी भी लगातार हम कह सकते हैं कि वो कटाक्ष कर रहे हैं। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए प्रदीप आपका। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की एक अहम खबर। उत्तराखंड में लगातार अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। 11 तारीख को प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री यहां पर रैली करेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नासिर हुसैन, हमारे संवाददाता। नासिर, प्रधानमंत्री का एक और दौरा, उत्तराखंड के लिए विशेष प्रेम है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया। मुख्यमंत्री खुद चुनाव में लगातार प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड की लड़ाई इस बार लोकसभा की क्या एक तरफा है या कोई चुनौती है बीजेपी के लिए? अगर प्रत्याशियों के एतबार से हम देखें तो कहां पर हम देखते हैं दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को, बीजेपी को, और इसके अलावा कोई और भी है जो दोनों पार्टियों में से किसी का खेल बिगाड़ सकता है अलग अलग सीटों पर? लेकिन नासिर, पीएम की एक रैली रुद्रपुर में हो चुकी है और दूसरी रैली अब उत्तराखंड का जो देवनगरी कहा जाता है, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र यानी ऋषिकेश में होने जा रही है। 11 अप्रैल को ये रैली रखी गई है और इस रैली में तमाम जो 3 सीटें हैं, चाहे वो पौड़ी सीट की बात करें, हरिद्वार सीट की बात करें या टिहरी सीट, तीनों सीट के जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद रहेंगे और साथ साथ तीनों सीट की जो जनता है वो इस रैली में पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, इसको लेकर के कोशिश की जा रही है। ऋषिकेश का जो आईडीपीएल मैदान है वहां पर ये रैली रखी गई है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से प्रचार किया जा सके ताकि पांचों की पांचों लोकसभा सीटों को एक बार फिर से अपने खाते में डाला जा सके। हालांकि कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो दोनों ही पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद उत्तराखंड में रहे हैं। उससे पहले 2 बार लगातार कांग्रेस के सांसद उत्तराखंड में रहे। तो जाहिर तौर पर ये एक कड़ी टक्कर इस बार भी देखी जा रही है क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अच्छे कैंडिडेट्स को मैदान में उठाया है। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय भी लड़ रहे हैं और बसपा के भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं जो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें हरिद्वार से जो बसपा के कैंडिडेट्स उतारे हैं हाजी जमील, वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि बसपा का अच्छा खासा कैडर वोट हरिद्वार सीट पर है। तो लगभग 150 से 2 लाख हमेशा उसको वोट मिलता है जबकि उसका कोई कैंडिडेट्स खड़ा होता है। वहीं अगर टिहरी सीट की हम बात करें तो टिहरी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार, क्योंकि वो बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं एक तरफ उनका भी थोड़ा जनाधार नजर आ रहा है। इसके अलावा कोई अन्य प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं किस तरीके को टक्कर देता नजर आता हो। फिलहाल जो मुख्य टक्कर है वो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, और दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार तमाम जो स्टार प्रचारक थे वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और लगातार जनसभाएं रैलियां कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक 13 तारीख को पौड़ी पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे, साथ साथ हरिद्वार में भी रैली और जनसभा करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां लगातार कोशिश कर रही है कि पांचों की पांचों लोकसभा सीटों को जीता जा सके। नासिर, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए नासिर आपका। देश में चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। हर एक प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पिछली बार बीजेपी काफी मजबूत थी। इस बार राजस्थान में किस तरह के समीकरण हैं? हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में बीजेपी का फिर से दावा है कि हम सभी सीटें जीतेंगे, ऐसे राजस्थान में है। पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया है एनडीए के लिए। उस नारे को बार बार बीजेपी के प्रत्याशी अपनी तरफ से गा भी रहे हैं और अपने अंदाज में लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनकी चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? बीकानेर सीट से वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इस बार किस तरह के रिकॉर्ड बनाने की वो बात कर रहे हैं? खबरें अभी तक ने उनसे खास बातचीत की, सुनते हैं अर्जुन राम मेघवाल से खबरें अभी तक की खास बातचीत।
फिर आसी रे मोदी फिर आसी, वो तो 400 सीटां रे पार मोदी फिर आसी। कुछ विपक्ष के जो नेता हैं वो समझते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो पूरी लिस्ट पढ़े, उसमें पता चल जाएगा उनको। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं अभी हाजिर हूँ इस वक्त देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब के साथ। सुबह नाश्ते की टेबल पर उनसे बातचीत हुई, काफी हल्की फुल्की बातचीत थी, जिंदगी का फलसफा उन्होंने बताया और अब इस वक्त उनके अवाम के बीच जाने के टूर के सिलसिले में ही हम उनके साथ उनकी गाड़ी में मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कुछ सियासी मुद्दों पर। मेघवाल साहब, आपका दिन भर बहुत ही ज्यादा मसरूफ रहता है, दिन भर अवाम के बीच आप जाते हैं। 2024 के वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो इस वक्त आपको लगता है कि अवाम के बीच पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी? देखिए, एक विकसित भारत का जो सपना है वो सबको अपील करता है कि हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और ये विकसित भारत जब बनेगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, गुड गवर्नेंस में जो चेंजेस आएंगे तो भारत के नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। जो बिजनेस करने वाले हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो देश तरक्की करेगा। और देश तरक्की करेगा तो हर सेक्टर में तरक्की करेगा, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे टर्सरी सेक्टर हो, कोई सेक्टर अछूता नहीं रहेगा। इसलिए ये जो विकसित भारत का सपना है, ये बड़ा टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं। विपक्ष बहुत जोर शोर से हमलावर है इस बार आप पर। विपक्ष का ये भी कहना है कि हमें नाजायज तरीके से सरकार परेशान करती है, कभी ईडी का नाम लेते हैं, कभी कुछ और केंद्रीय एजेंसीज का नाम लेते हैं और विपक्ष साफ तौर पर ईडी के लिए तो ये कहता है कि हमारे ही ऊपर निशाना आखिर क्यों? ये ईडी हमने बनाया क्या? ईडी जब बना था तब बना था, उनको भी पता है ईडी का काम क्या है। कुछ विपक्ष के जो नेता हैं वो समझते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान में एक भाव भरा था, या उनको कह दीजिए एक प्राण डाला था, वो था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून की नज़र में सब बराबर। कुछ जो परिवारवादी पार्टियों से लोग आते हैं वो देखते हैं कि हमारे दादा दादी एमपी रहे, पीएम रहे, हमारे नाना नानी एमपी रहे, पीएम रहे, हमारे परिवार के लोग एमपी रहे, पीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो हम तो कानून से ऊपर हैं। तो जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं उनको ही ऐसी प्रॉब्लम है। सामान्य जन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको ईडी और सीबीआई का सामना करना ही पड़ेगा, ये देश का कानून है। लेकिन मेघवाल साहब वो दलील देते हैं कि 2014 से अब तक 95% जो नेता है वो विपक्ष के हैं जो ईडी के निशाने पर है और उसके लिए वो कोर्ट भी करते हैं कुछ नामों को। झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो पूरी लिस्ट पढ़े, उसमें पता चल जाएगा उनको। और अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो इस देश में कोर्ट है ना, कोर्ट में जाइए, न्याय प्राप्त करिए, न्याय मिलेगा। वो तकरीबन 25 ऐसे नेताओं का नाम बताते हैं जिनमें प्रफुल्ल पटेल हैं, अजीत पवार हैं, मुकुल रॉय हैं, हेमंत बिस्व शर्मा है, जो उधर आपकी तरफ आ गए तो फिर या तो जांच धीमी पड़ जाती है या फिर किसी न किसी को क्लीन चिट। ऐसा नहीं है, सभी को ही कानून का सामना करना पड़ता है इस देश में। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक छोटे से अधिकारी ने बुलाया था उनको और वो 10-12 घंटे उनके कार्यालय में बैठे थे, तब तो उन्होंने नहीं कहा। कानून का सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर किस चीज का, और भ्रष्टाचार किया है तो उनको सामना करना चाहिए और कानून अपना काम करेगा, कोर्ट सजा देगा अगर गलत किया तो। कांग्रेस ये भी कहती है कि जिस मोदी की गारंटी की आप बात करते हैं, ये लफ्ज कांग्रेस का लफ्ज है। हिमाचल चुनाव में इस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की गारंटी के नाम से। देखिए, मुझे पता नहीं कांग्रेस को कौन आजकल सीरियस लेता है। उनके पास तो पूरे कैंडिडेट ही नहीं है खड़ा करने के लिए। किस चीज की गारंटी दे रहे हैं वो? मेरे राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 आदमी नहीं मिले उनको, तो उनकी पार्टी का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, यही गारंटी नहीं अभी तो।
कांग्रेस के कुछ नेताओं ने काफी विवादित बयान भी दे दिए, जैसे कि मैं यहाँ कोट करूंगी रणदीप सुरजेवाला को। क्या लगता है आपको मेघवाल साहब, आप बहुत जिम्मेदार शहरी भी हैं इस देश के, बहुत जिम्मेदार और संजीदा राजनीतिज्ञ हैं, कुछ लोगों को शौक है सुर्खियां बटोरने का या राजनीति का स्तर वाकई गिर रहा है? हेमा मालिनी जी को लेकर उन्होंने टिप्पणी। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में शब्दों का प्रयोग सोच समझ के ही करना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए, कोई भी हो। और जो मर्यादा तोड़ता है वो लोकतंत्र पे चोट करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं सोचा था। चुनाव प्रचार हो और कोई विषय हो, भाषा की मर्यादा होनी ही चाहिए, और जो भाषा की मर्यादा नहीं रखते हैं हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मेघवाल साहब, आपके विपक्षी ये भी कहते हैं कि लोगों को आपकी पार्टी से डरना चाहिए, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट कोट करते हैं। वो ये कि आपके राजस्थान से उम्मीदवार ज्योति मिर्धा साहिबा हैं, उन्होंने कहा 400 पार करवा दो, इस बार संविधान ही बदल देंगे। कर्नाटक में नेता आपके अनंत हेगड़े हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। क्या ये परेशान करने वाली बात? ज्योति मिर्धा जी ने कह दिया ना कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि कांग्रेस किस मुंह से कह रही है जी? इमरजेंसी में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर दिया कांग्रेस ने। तो बेसिक फीचर था कि हमारे लोकसभा की अवधि 5 साल होगी, और कांग्रेस ने लोकसभा की अवधि ही 6 साल कर दी। वो किस मुंह से हमें कह रहे हैं? हमारा बहुमत मजबूत आने से देश को हम मजबूत बनाएंगे, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके इसकी हम व्यवस्था करेंगे। हमारा पर्पज ये है और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। अच्छा, ऐसा ना हो मेघवाल साहब कि 400 पार के खुमार में रह जाए आप। और हिमाचल विधानसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस शुरू में कहीं चुनाव में नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैनिफेस्टो अपना रिलीज किया और उसके बाद आगे वो बहुमत से हिमाचल में। देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। ये नेशनल इलेक्शन है। इस समय मुझे लगता है पूरे देश का ही वातावरण है कि इस बार एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। पूरे देश का ही वातावरण है। अच्छा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आपके मुकाबले इस बार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे ये सवाल किया था, गोविंद राम मेघवाल साहब, वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं। गहलोत सरकार में वो मंत्री भी रहे, और भंवरलाल मेघवाल साहब के इंतकाल के बाद, उनके निधन के बाद, उन्होंने एक मजबूत एससी नेता के तौर पे अपनी पहचान बनाई है। क्या वो चुनौती है आपके लिए? वो खाजूवाला में खुद ही हार गए, विधायक का चुनाव बड़े अंतर से हार गए। खाजूवाला में अभी तो 3-4 महीने पहले ही तो चुनाव हुआ है विधानसभा का। उस समय तो मंत्री थे, वो बहुत बुरी तरह से हारे हैं चुनाव। आप दिन भर मसरूफ रहते हैं, किस वक्त तक लोगों के बीच रहते हैं सुबह से लेकर? मैं सुबह करीब 7, 7:30 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक जनता के बीच में ही रहता हूँ। इस वक्त मौजूदा राजनीतिक माहौल में सबसे ज्यादा अपील क्या चीज करती है आपको? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, शांतिपूर्वक सब मतदान करें। हमारा चुनाव 19 अप्रैल को है। जिन जिन चरणों में जिनके यहाँ चुनाव हैं, वो लोकतंत्र के पर्व के दिन ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। यही नागरिकों से, मतदाताओं से मेरी अपील है। इस मुलाकात के आखिर में सर, जाते जाते आप एक गाना गुनगुना रहे हैं, सुबह से हम आपके साथ साथ हैं, वो एक बार बस वो गाना गुनगुना दें, और खबरें अभी तक के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव गाना जनता के बीच गाया जाता है। उसके भाव ये है कि मोदी विल कम अगेन, यही भाव है उसके, और इसलिए हमारी भाषा में है वो। और कितनी सीटों के साथ आएंगे ये भी भाव है, इसलिए कहते हैं मोदी फिर आसी। फिर आसी रे मोदी फिर आसी, वो तो 400 सीटां रे पार, मोदी फिर आसी, ये भाव है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात की। मेहनत जारी है, जद्दोजहद जारी है। अब देखते हैं कि अपना ही पुराना रिकॉर्ड वो तोड़ पाते हैं या नहीं, और सबसे ज्यादा बीकानेर संसदीय सीट पर जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार बन पाते हैं नहीं। कोशिशें उनकी लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शरद और जितेंद्र के साथ मुमताज खान, राजस्थान बीकानेर से खबरें अभी तक के लिए।